हेलो दोस्तों, शुभम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीव कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, ये जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है ये क्लास 10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं और 12 के भी स्टूडेंट इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन करना लगभग सभी को आना चाहिए, और जब इमेज का फॉर्मेशन करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, या वो गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इमेज का फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा बेसिक से यानी एकदम लो से, ठीक है, लो से हाई की तरफ, एकदम बेसिक टू टॉप की तरफ समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा भी। बस आप वीडियो को केयरफुली देखते रहिएगा। और अगर अभी तक जो है आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को भी अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे उनका भी जो है ये टॉपिक सब देख के मजबूत कर सकें और ये टॉपिक वो भी अच्छे से समझ सकें। तो हमें सबसे पहले देखिए, दो दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इन्हीं के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा सीखते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण में टोटल हमको 2 केस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा केस है, इसलिए पहले मैंने जो है इसी को स्टार्ट किया है। इसमें टोटल 6 केस हैं। ठीक है, पहली केस क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है, तब इमेज उसका कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। दूसरी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तब वस्तु कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। अब देखिए, सारी चीजें वक्रता केंद्र आ रही हैं, ठीक है, मुख्य फोकस आ रहा है, ये सब मैंने कल के वीडियो में, अगर जो भी स्टूडेंट कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो जाके आसानी से देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर कल का वीडियो आपने छोड़ दिया है तो आज का वीडियो यानी आज की इस वीडियो में समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगला केस है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर ही स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लास्ट केस है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, किस किस को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर हमें पता है, या आप एक लाइक का बटन दबाइए। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि किस किस को पता है। तो देखिए, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनो। पहला नियम क्या था कि पहला नियम ये था कि जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। पहला, ठीक है, पहला रूल यही था ना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। दूसरा रूल, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जैसे मान लो ये हमारा दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है अवतल, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है F। ठीक है, तो दूसरा रूल मैंने बताया था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें, फोकस से होकर जो भी प्रकाश किरणें जाती हैं, ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये तीसरा रूल था। और पहला रूल अगर देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, तीसरा रूल क्या था। तीसरा ये था, वक्रता केंद्र यहाँ पे C होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, यानी जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 बेसिक रूल मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, आज मैंने इसको रिवाइज भी कर दिया है। इन्हीं तीनों के रूल से ये सारे जो 6 केसेस हमको पढ़ने हैं, इन सभी 6 केसेस का एक्सप्लेनेशन इसी केवल 3 बेसिक रूल पर डिपेंड है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम पहले केस की स्टडी करते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और उसमें पहली हेडिंग डालिए केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, बाकी चीजें इसको हम मिटाते हैं जिससे फिगर बड़ा बना सके और आसानी से आपको समझ आ सके। ये मान लीजिए हमारा कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, हम अवतल दर्पण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, ये इसका ध्रुव पॉइंट P हो गया। ठीक है, ये इसका वक्रता केंद्र C, यहाँ पे इसका फोकस F होगा। ठीक है, या फोकस को थोड़ा इधर कर लो, ये इसका फोकस F होगा, ये इसकी वक्रता केंद्र C होगी। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं अनंत पर कोई वस्तु स्थित है। यहां पर मान लिया गया अनंत पे कोई वस्तु स्थित है। ठीक है, यहां लिख लो अनंत। ओके, अब सबसे पहली बात, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसे आती हैं? तो अनंत से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ठीक है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहां कैसे आती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई चीज बहुत दूर स्थित है। ठीक है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्दन उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। बिल्कुल सामने अगर कोई चीज हमको देखनी है तो बिल्कुल ऐसा लगता है हमारी बिल्कुल सीध में ही है। ठीक है, बिल्कुल हमारे सीध में। जैसे ये चाक है, ये चाक क्या है, इतनी दूर पर है तो इसको हम ऐसे नॉर्मली देख रहे हैं, लेकिन इसी चाक को थोड़ा सा पास कर दें, थोड़ा सा ऐसा गर्दन उठाना पड़ रहा है। ठीक है, या दूर स्थित जो तारे होते हैं वो ऐसे बिल्कुल ऊपर देखो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी बिल्कुल सीध में, यानी जिस डायरेक्शन में हम खड़े बिल्कुल सीध में ही है। तो यानी अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें वो क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। ठीक है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, ये मुख्य फोकस। तो इनका प्रतिबिंब कहां पर बना? तो इनका प्रतिबिंब जो है कहां पर बन गया? मुख्य फोकस पर, यानी यहां पर बन गया। ठीक है, कैसे बना? वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक का मतलब क्या है? इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो वास्तविक और आभासी इमेज में क्या फर्क है? देखो, वास्तविक इमेज जो होती है उसको हम पर्दे पर, दीवार पर, कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आभासी इमेज होती है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी इमेज जो है वो हमेशा, यानी प्रायः जो है वो लगभग दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे आभासी इमेज बनता है। ठीक है, बस सभी लोग, ऐसा कोई बाकी नहीं होगा कि जो शीशों को चमकाने की कोशिश ना किया हो, या ठीक है, तो वही सारी चीजें यहां पे हैं कि इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं। तो पहला केस हो गया। इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य, यानी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर वस्तु से काफी छोटा वास्तविक बनता है। ठीक है, पहला केस हो गया, समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरे केस की, केस 2। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? ये
प्रतिबिंब बनना सीखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर हमको बताइए, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। केस 2 क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। केस 2 जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहाँ हो? के बीच स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये बनाते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। कौन सी लाइन हो गई? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस इसी को बोलते हैं, क्या प्रिंसिपल लाइन भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका मान लेते हैं यहाँ पर फोकस F होगा, वक्रता केंद्र यहाँ कहीं C होगा, अनंत तो यहाँ कहीं मान लेते हैं, अनंत बहुत दूर है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पर कोई वस्तु क्या है? स्थित है। यहाँ पर हम कोई वस्तु स्थित मान लेते हैं, ये हमारा वस्तु ये भी है जो यहाँ पर क्या है? स्थित है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ठीक है, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, आप लोग स्केल गोला प्रकार रख के बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई स्केल तो मेरे पास है नहीं, मैं ऐसे गेस करके जो है मान लेता हूँ कि फोकस यहाँ होगा, वक्रता केंद्र यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जहाँ पर गोला प्रकार की नोक रखते हैं वो वक्रता केंद्र होता है और इन दोनों की बिल्कुल मिड पॉइंट पे यानी C और P ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच आपका F होगा। ठीक है, मुख्य फोकस। दूसरी सेंटर से यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, तीसरा नियम मैंने क्या बताया था? प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम याद करो कि वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती, यानी जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस लौट गया। अब ये दोनों लाइन कहां पर कट कर रहे हैं? यहाँ पर कट कर रहे हैं, यही हमारा इमेज बनेगा। ए बी था, ये हो गया हमारा B डैश और A डैश। तो निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? निष्कर्ष आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या निष्कर्ष निकला? बोलो। कि निष्कर्ष यही है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक और वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक है, यही हमारा क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष क्लियर हो रहा? बिल्कुल क्लियर हो रहा, ध्यान से देखो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से यानी छोटा, उल्टा, वास्तविक और वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि लिखना भी पड़ेगा? चलो लिख देते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित, वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का
प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, यही क्या है निष्कर्ष। अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। ये केस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं तीसरे केस पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आते हैं थर्ड केस पे। केस थर्ड क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। केस थर्ड, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, चलिए देखते हैं कहां बनेगा। बनाते हैं एक अवतल लेंस दर्पण। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष की लाइन। ठीक है, दिख रहा या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका फोकस बनाओ। यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र C होगा। ठीक है, अब वस्तु कहाँ हमारी स्थित है, वक्रता केंद्र पर ही स्थित है, यानी यहीं स्थित है। ये हमारी वस्तु हो गई AB, यहाँ पर स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो देखो भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाती हैं। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती। ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली गई, मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी, अब वक्रता केंद्र पर स्थित है तो यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, याद करो प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम, कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, चली गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे। ये AB हो गया, ये हमारा हो गया B' और A'। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष ये ही निकल रहा है कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा, ठीक है, वस्तु के बराबर। भाई देखने में तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको गोला प्रकार और पटरी की सहायता से बनाएंगे तो दोनों बिल्कुल बराबर ही आएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, यही हमारा निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है, वास्तविक क्यों, क्योंकि इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले केस की तरफ। कहाँ आते हैं, अगले केस की तरफ, केस नंबर 4। ठीक है, आप इसको समझ गए, निष्कर्ष आप लोग
राइट कर लीजिएगा, ठीक है। निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष आप लोग जो है इसका राइट कर लीजिएगा। भाई हम बार बार बोल दिए हैं, वीडियो पॉज करके सुन सुन के आप लोग इसको राइट कर लीजिए। आते हैं केस नंबर 4 की तरफ, ठीक है। केस 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, उल्टा तो बनेगा ही, ठीक है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। मुख्य फोकस के बीच स्थित, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गई मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल लाइन, मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां पे इसका फोकस होगा, यहां पे इसका वक्रता केंद्र सी होगा। अब इन दोनों के बीच वस्तु जो है हमारी स्थित है। यहां पर मान लेते हैं ये हमारी कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, ए बी। यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चला जाएगा, मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरी जो प्रकाश किरण है वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल गई। तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट किए हैं। अब यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के, ठीक है, उसी साइड वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया या कंक्लूजन हो गया, ठीक है। निष्कर्ष आप लोग राइट कर लेंगे। एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी साइड वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है और वास्तविक, ठीक है, और वास्तविक भी बनता है। तो ये हो गया निष्कर्ष। अब आते हैं केस नंबर 5, ठीक है, केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 क्या है कि अब एक चीज और आपको थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएं तो एक चीज और यहां पे आपको देखने की मिल रही है। वस्तु दूर थी, वस्तु क्या थी, दूर थी, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फोकस पर छोटा। जैसे जैसे वस्तु हमारी पास आ रही है प्रतिबिंब क्या हो रहा, दूर हटता जा रहा, ठीक है। वस्तु पास आ रही है प्रतिबिंब क्या हो रहा, दूर हटता जा रहा है, ठीक है। केस नंबर 5, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। केस नंबर 5, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा।
जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित, भाई जिसको नोट करना हो हम बार बार बोलते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका मुख्य फोकस F हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। अब यहीं पर जो है हमारी क्या है, वस्तु स्थित है। यहीं पर वस्तु क्या है, स्थित है, ठीक है। देखो पहली चीज कि परावर्तन के पश्चात, ठीक है, एक प्रकाश किरण जो है इससे क्या होगी, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होनी चाहिए, ठीक है। वक्रता केंद्र यह है, ये ऐसे यहां से गई और इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो इसको ऐसे आगे हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। तो ये देखो यहाँ कहीं पर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, अनंत पर, यानी काफ़ी दूर मिल रहा है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, निष्कर्ष में क्या निकला कि मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से काफी बड़ा बनता है। देख रहे हो, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ये निष्कर्ष है, ठीक है। अब पढ़ते हैं लास्ट केस की, ठीक है। लास्ट केस क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, ठीक है। लास्ट केस, केस नंबर 6। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, ध्रुव के बीच स्थित, ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो देखिए ये बना के देखते हैं कहां बनता है। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र से, इसी के बीच स्थित यहाँ पे कोई वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब ये ए बी, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसी को हमें क्या है, पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए कहाँ बनता है, ठीक है। इसमें भी रूल लगाओ, देखो कहाँ पर बनता है, क्लियर हो जाएगा। तो एक प्रकाश किरण तो क्या होती है, इसके बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई, मुख्य फोकस से। दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है।
तो ये वक्रता केंद्र हो गई, यहाँ से होकर चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर, ठीक है, अपने ही मार्ग पर क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं, ठीक है। तो ये जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। अब इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो क्या हमको देखने को मिल रहा कि इधर जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही, बढ़ती जाएगी। यानी इसको हम कहीं पर भी आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये जो है एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा के देखा जाए, कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ठीक है, तो ये इसको पीछे बढ़ाने पे ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बनेगा A डैश B डैश, ठीक है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी साइड वस्तु से बड़ा और आभासी बनता। आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि इसको पीछे बढ़ाया गया, ठीक है। परावर्तन से जो किरणें, परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं उन किरणों के मिलने से ये प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसको पीछे बढ़ाया गया, यानी इमेजिन किया गया। भाई क्योंकि प्रकाश किरणें तो इधर जा रही है, हमने ऐसा सपोज किया कि अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो कहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको हमने पीछे बढ़ाया। तो पीछे बढ़ाने पर वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका निष्कर्ष क्या है, तो इसका निष्कर्ष यही मिला कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी साइड, ठीक है, दर्पण के दूसरी साइड वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। ये 6 केसेस थे अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। आज का सेशन जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो उत्तल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको भी यहीं पे समझा देते हैं। तो उसको जो हम लोग कल पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। आज हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर के बारे में, कल पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में केवल हमको 2 केस पढ़ना है, तो वो दोनों केस पढ़ने के बाद यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों चीजें कल के ही वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आसानी से स्टडी कर सकें। ओके।